प्रणाम। आदरणीय कुलपति महोदय से कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। जी, प्रारंभ करें। जी सर धन्यवाद सर। अब सावित्रीबाई फुले शिक्षा दृष्टि और सामाजिक सरोकार के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विद्वत जन के रूप में जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डी.के. वर्मा सर और पीठ प्रभारी के रूप में हमारे साथी जुड़े हुए हैं प्रोफेसर शोभा शिंदे मैम, पूर्व अध्यक्ष महिला अध्ययन केंद्र नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव। मैम आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज कार्यक्रम में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पीठ की तरफ से प्रोफेसर डी. देवनाथ सर जुड़े हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। बाबू जगजीवन राम पीठ की तरफ से उसके अध्यक्ष और छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर जुड़े हैं। सर हम आपका बारंबार स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम की इस कड़ी में हम प्रस्तावना वक्तव्य के लिए स्वागत उद्बोधन के लिए विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो मार्गदर्शन करें और स्वागत वक्तव्य के लिए हमें अनुग्रहित करें। सादर। सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें शत उनका शत नमन करता हूं। आज के समारोह के अध्यक्ष और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डी.के. वर्मा जी, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर शोभा शिंदे जी, जो महिला अध्ययन पर जिनका काफी काम है और महिला अध्ययन की आप अध्यक्ष रही हैं नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में। इसके अलावा आपके 50 से अधिक पेपर प्रकाशित हैं और महिला अध्ययन के न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे देश और दुनिया में आपने व्यापक फलक पर काम किया है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभारी कुलपति जी का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर आज के इस समारोह में वरिष्ठ आचार्य के रूप में प्रोफेसर देवाशीष देवनाथ जी उपस्थित है, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। डॉक्टर रामशंकर जी, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी और इस आज के आयोजन में जो भी आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, शोधार्थी और विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से तथा विश्वविद्यालय परिवार की परिधि से बाहर के लोग जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसलिए उनका अभिनंदन करता हूं कि महान शिक्षाविद और देश के संघर्षशील और जुझारू एक ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा की धनी मेधा आदरणीय परम पूजनीय सावित्रीबाई फुले को हम याद कर रहे हैं स्मरण दिवस के रूप में। और उस स्मरण दिवस के अवसर पर आज की यह वेब गोष्ठी आयोजित है। इस वेब गोष्ठी का उद्देश्य समाज में समरसता को उत्पन्न करने और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को, उनकी भावनाओं को और उनके जो गुरु थे
उनकी गुरु मां के रूप में स्थापित सावित्रीबाई फुले जी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने व्यापक काम किया है और जन सरोकारों से जुड़कर, जन भावनाओं से जुड़कर ऐसी मेधा और ऐसी मनीषी के रूप में हम सबके बीच उनके विचार, उनके दर्शन, उनके क्रिया व्यवहार, उनके आचरण और उनके शब्द संसार हमारे सम्मुख आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा देती रहती हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। आज की परिस्थितियों में प्रोफेसर शोभा डे विस्तार से बताएंगी कि महिलाओं के सामने जो चुनौतियां आज के समय में, उस समय कितनी चुनौतियां रही होंगी, इसका सहज आंकलन और अनुमान प्रोफेसर शोभा शिंदे जी के पास व्यापक फलक पर तैयार है, जो आज उनके विचार, आज उनकी भावना और आज उनके शब्द से निकले हुए एक निश्चित तौर पर सावित्रीबाई फुले को स्मरण करके हम सब उससे न केवल सीख सकेंगे बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति समाज में व्याप्त जड़ता के विरोध में, समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में, समाज में व्याप्त विसंगतियों के विरोध में और समाज में व्याप्त यथास्थित बात के विरोध में खड़ा होता है, तो उसे कैसे रूबरू होता है, ये भी प्रोफेसर शोभा शिंदे जी का अध्ययन, निश्चित तौर पर उनके विचार हमें बहुत कुछ प्रेरणा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस समारोह के अध्यक्ष और बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डी.के. वर्मा जी, प्रोफेसर शोभा शिंदे जी, प्रोफेसर देवाशीष देवनाथ जी, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर रामशंकर जी और विश्वविद्यालय परिधि के भीतर और बाहर उपस्थित सभी माननीय वक्तागण, श्रोतागण और इस वेब गोष्ठी से जुड़े हुए लोग निश्चित तौर पर एक प्रेरणा के रूप में आज इस वेबिनार से के अर्थ को, इसकी अर्थवत्ता को, इसकी समग्रता को कोशिश करेंगे और इन शब्दों के साथ फुले जी को उनकी शिक्षा, दृष्टि और सामाजिक सरोकार पर सभी वक्ताओं के विचार सुनने का जो अवसर मिलेगा, उसे हम खुद को और विश्वविद्यालय परिवार निश्चित तौर पर आभान्वित होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। सादर धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और उद्बोधन और स्वागत वक्तव्य नित प्रेरणास्पद रहता है। अब मैं बड़े ही आदर के साथ पीठ प्रभारी मित्र डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता को आमंत्रित करता हूं प्रस्तावना वक्तव्य के लिए कि वो प्रस्तावना वक्तव्य दें। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सावित्रीबाई फुले पीठ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, डॉक्टर अम्बेडकर पीठ, बाबू जगजीवन राम पीठ और महिला अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र सेविका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती को हम उनके स्मरण के रूप में मना रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से राष्ट्र सेविका माता सावित्रीबाई फुले को कोटिशाह नमन करते हुए आज का जो विषय हम लोगों ने रखा है, जो सावित्रीबाई फुले शिक्षा, दृष्टि और सामाजिक सरोकार, इस विषय पर हम आज बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ आज के वक्ता के रूप में जो बाह्य आमंत्रित वक्ता के रूप में हैं परम आदरणीय शोभा शिंदे मैम। मैं
विश्वविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, हम सावित्रीबाई फुले के बारे में जब भी हम चिंतन करते हैं, जब भी उनका विचार आता है हमारे सामने, तो महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा के साथ साथ उनके सामाजिक सरोकारों को भी हम याद करते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ ज्ञान का विस्तार नहीं करती है, बल्कि वो मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को भी जोड़ती है। राष्ट्र सेविका सावित्रीबाई फुले का जो योगदान रहा है, वो शिक्षा में महिलाओं को लाना और स्त्री शिक्षिका के रूप में उनको हम मानते हैं कि भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में हम उनको जानते हैं। और उनका जो पूरा कार्य है वो सिर्फ महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा को लेकर ही नहीं है, बल्कि उनका एक व्यापक सामाजिक सरोकार रहा है। हमारे बीच माननीय कुलपति महोदया जुड़ी हैं, मैं बहुत ही आदर के साथ आपका स्वागत करता हूं मैम। हम सामाजिक सरोकारों को जब हम देखते हैं सावित्रीबाई फुले के, तो इस अवसर पर हम महात्मा ज्योतिबा फुले को भी हम याद करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम भारतीय संदर्भ में नारीवाद को देखते हैं, जेंडर समानता को देखते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो पूरी समाज का सर्वांगीण विकास है, समावेशी विकास है, उसके लिए हम जब जुड़कर एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम समाज को बेहतर दे पाते हैं। सामाजिक उत्थान, राष्ट्र के उत्थान का हम कार्य कर सकते हैं। हम सावित्रीबाई फुले को एक आदि कवयित्री के रूप में भी मानते हैं, और उनका जो पूरा काव्य है वो पूरी तरह से अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रति आह्वान करती हैं। उनका जो पूरा काव्य है उनको हम एक कवयित्री के रूप में भी मानते हैं। और हमारे बीच जो आज हमारे अतिथि वक्ता के रूप में हैं, उनका काम भी सावित्रीबाई फुले को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल में ही मैम की एक किताब भी है जो सावित्रीबाई फुले के कार्यों को लेकर और वर्तमान संदर्भ में उनके शिक्षा दर्शन, सामाजिक सरोकारों को लेकर है। तो ऐसी विदुषी विद्वान के साथ हम सावित्रीबाई फुले को याद करने जा रहे हैं। आप सभी का हम विश्वविद्यालय की तरफ से पुनः स्वागत करते हैं। और हम अब आगे के लिए मैं डॉक्टर रामशंकर जी को, क्योंकि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्वान को हम सुनना चाहेंगे, डॉक्टर रामशंकर। सादर धन्यवाद। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मैं माननीय विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम माननीय कुलपति महोदया से 2 शब्द चाहते हैं आशीर्वचन के रूप में। मैं आज शोभा जी को सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं खामोशी से एक्चुअली यात्रा में होने के कारण ये इंटरनेट का धोखा दे जाएगा पता नहीं है। फिर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की ओर से मैं अपनी परम मित्र उद्भट विदुषी और सावित्रीबाई फुले पीठ की ओर से प्रोफेसर शोभा सिंधे का स्वागत करती हूँ। हम लोग बहुत सारे कार्यों में एक साथ जुटे रहे हैं, कार्य करते रहे हैं महिला अध्ययन के विषय में। बहुत सारे चिंतन के बाद हमारे विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले पीठ की स्थापना की गई, क्योंकि एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई और कहाँ होगी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय वो है जिसमें जेंडर स्टडीज विभाग भी है, और जेंडर स्टडीज विभाग के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डीलिट तक के पाठ्यक्रम है। साथ में हम लोग सावित्रीबाई फुले के ऊपर विशिष्ट कार्य करते हैं। हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले विशिष्ट सम्मान की भी योजना को आकार दिया है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि राष्ट्र क्या विश्व जानती है कि जब वर्तमान दौर में अनेक ऐसे अवसर, अनेक ऐसी प्रथाएं होती हैं
क्योंकि हमको कार्य करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं समाज, कहीं कुरीतियां, कहीं को प्रथाएं, कहीं कुछ बंधन, कहीं अन्य ऐसे कारण होते हैं कि जो शिक्षा में बाधक बनते हैं और कई कार्यों में महिलाओं के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन तब उस काल के दौर को याद किया जाना चाहिए जब सावित्रीबाई फुले थी, ज्योतिबा फुले जी थे। उस काल में समाज की हर अवरोध को तोड़ते हुए उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा के बिगुल को बजाया, इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से शंखनाद किया, विधवा विवाह जैसी अनेक कुरीतियों पर प्रहार किया, समाज सुधार के अनेकों कार्यों को बड़े ही हंसते हंसते विपरीत हालातों और विपरीत आक्रमणों के साथ बर्दाश्त किया और झेला और विजय प्राप्त की। तो ऐसी विदुषी बहन को, ऐसी समाज सुधारक को तो हम बार बार याद करें, बार बार प्रणाम करें। ये मेरा, हम सब नारी चिंतकों का, नारीवाद का जो समर्थन करते हैं उन सब का उद्देश्य है। शोभा जी, आपके बहाने से कहना चाहती हूँ, भारतीय नारीवाद एक ऐसा पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में 2-3 संगठनों के साथ मिलकर तैयार हुआ है, भारतीय स्त्री शक्ति और हेरिटेज सोसाइटी, जिसको हम लगभग 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं। उसका कारण प्रमुख यही है कि हमारे भारत में ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने नारीवाद की उस ज्योति को जलाया है। तो हम पाश्चात्य तो तब आगे बढ़े और बढ़ेंगे, बढ़ना ही होगा, लेकिन हम पहले अपने यहाँ की महिला चिंतकों के बारे में चिंतन करें और बताएं अपने देश को, गौरव होने के पल को खुद भी जिएं और लोगों को भी बताएं कि ऐसी विदुषी महिलाएं हमारे देश की नेतृत्व करता रही हैं, समाज सुधारक रही हैं, शिक्षिका रही हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय से उसी निमित्त हम सावित्रीबाई फुले का स्मरण कर रहे हैं और इस अवसर पर हम अपने कुछ विद्यार्थियों को जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था विभिन्न प्रतियोगिताओं में, उनको पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रखर नारीवाद चिंतक प्रोफेसर शोभा शिंदे का स्वागत करती हूँ और डॉक्टर रामशंकर से आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। सादर धन्यवाद मैम। अब सादर धन्यवाद मैम। अब मैं बड़े ही आदर के साथ प्रोफेसर शोभा शिंदे, पूर्व अध्यक्ष महिला अध्ययन केंद्र नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव से अनुरोध करता हूं कि आज महात्मा कहें या विदुषी कहें या अध्यापिका सावित्रीबाई फुले के ऊपर हम आप सभी आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर शिंदे मैम। नमस्कार। Honorable Vice Chancellor and my dear friend Asha Shukla Madam, Acting Vice Chancellor Verma Sir, the coordinator of today's function Manoj Gupta Sir, all the faculty members and students. Please forgive me if I speak in English, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत ही अच्छी लगती है, वो बहुत सुनने में मीठी है, पर मुझे इतना फ्लुएंसी, इतना प्रभुत्व हिंदी पे नहीं है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हिंदी में पूरा मेरा वक्तव्य कर सकती हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगी। आप मुझे क्षमा कीजिए। आप बोलिए, जिसमें आपकी इच्छा है आप बोलिए। थैंक यू मैडम। Thank you for giving me this opportunity to pay my homage to Savitribai Phule and also Mahatma Phule on 3rd January, which is the birth date of Savitribai Phule. Indian feminists regard that 8th March is International Women's Day, but 3rd January should be celebrated as Indian Women's Day because it is the birth date of the pioneer of women's education, because of whom we have reached so far
and scaled new heights of progress. So 3rd January should be celebrated as the Indian Women's Day. I'm very happy that your university has a chair for Savitribai Phule studies. So when we study Savitribai Phule, we cannot but bring in Mahatma Phule because they were equal partners in social emancipation. They were equal partners in women's education. They worked together shoulder to shoulder for the rehabilitation of widows and for all the social causes to bring the Shudras, the Ati Shudras, and women into the mainstream of life through education. So, once again, I pay my humble homage to Mahatma Phule and Savitribai Phule. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831, while Mahatma Phule was born in 1827. So there was just an age gap of 3 to 4 years between them. And when Jyotiba married Savitribai, he was 13 years old, and Savitribai was barely 9 years old. Jyotiba's idealism, his deep humanitarianism, his anger against all injustices and inequalities, his keen intellect, and his dream of an egalitarian society appealed to Savitribai Phule. Jyotiba knew that in education lay the answer to empowerment and freedom, and education would lead to knowledge and power to all women to break out of their slavery imposed by a Hindu religion which still believed in age-old customs and traditions and the Dharma Shastra. Jyotiba wrote that the first thought which came to my mind when I started a school for girls in 1848 was that if a mother is educated, then because of her influence on her children, she will improve the condition of women through education and bring prosperity and happiness in the country. And so he says, this was the reason I started a school for girls at Savitribai Phule was the first trained teacher of India. And both Jyotiba and Savitribai visited Madam Farad's missionary school at Ahmednagar, and they rose up in arms against all reforms for the betterment of women's condition. Jyotiba himself began to give Savitribai lessons at home. He began to educate her, and because of this, they were ostracized by society, and his father drove him out of the house because he was trying to educate a woman, his wife. Social pressures compelled Jyotiba's father to expel him from the house, but the hard circumstances did not dampen the spirit of Jyotiba and Savitribai Phule. Savitribai Phule became the first teacher. She is regarded as the first modern poet who was also published in Marathi. She was not only a social reformer like her husband, engaged in his many causes, but she also expressed herself independently through her poems, through her letters, and through her lectures. She became a teacher just at the age of 16 when Jyotiba was 20 years old and when he started the school. And from the age of 16, she was engaged in social reform, and she stepped out of the threshold of the house, a revolutionary step, which is like a beacon of hope for all women, not only in India, but all over the world. In all, the couple started 18 schools for Dalits, for Shudras, for Ati Shudras, and for women all over Pune and all surrounding areas of Pune and also the villages. Savitribai Phule, when she came to the school, she used to carry 2 saris because
People on the road threw dung at her, threw stones at her, and it soiled her clothes. So when she reached the school, she would change into the other sari and begin to teach the children. Each children's need was identified. Each child's growth was kept in mind while they taught the students in front of them. One day, a thug stopped Savitribai on the road and told her not to teach the children of the Mahar and monks. He stood with his chest out in front of her to stop her. Savitribai Phule was so courageous, she was so bold that she slapped the man hard, and the thug, he had to run away to save his face. At 20 years of age, Savitribai established the Mahila Seva Mandal. And they used to organize functions. They used to organize, celebrate festivals together. So once they had arranged an Haldi Kumkum program, and Savitribai was the secretary of this Mahila Seva Mandal. She printed an invitation card for all the women in which she wrote clearly that this function of Haldi Kumkum is open to all women from all castes and from all religions. All women, even Dalit women, will sit on the same platform and will be honored equally. So this was the message of national integration which was given by Savitribai Phule at the young age of 20 years. Today we see that in India, a woman cook who is a Dalit is removed from her job because of her caste, and parents of small children object that their children are being served food at the hands of this Dalit cook. So this is an incident which has happened just 2-3 days back, and which was on the front lines of all newspapers. We should learn from Savitribai Phule and from Mahatma Phule that all humanity has to be equal. All human beings have to be given freedom and equality in the face of all religions, in the face of all circumstances. Jyotiba Phule started a shelter home for widows, and he put up big banners to say that widows should give birth to their babies fearlessly and without being afraid of social boycott, because widows from Brahmin houses were manipulated, were exploited sexually by the males in the house and the males around in the society. And Kashibai, an incident had happened that Kashibai, a widow, gave birth to a small baby and threw its newborn baby into the well. This incident so shocked Savitribai Phule and Mahatma Phule that they opened a shelter, and in the year 1863 to 1884, 35 deliveries of widows were conducted at one single place, and a separate arrangement was made for all these abandoned babies. There was a separate house, 4 trained nurses were appointed, and Savitribai Phule was in charge of this whole arrangement. We all know that they adopted the son of a widow who had been raped and named him Yashwant, who became a doctor later in life. Savitribai Phule was an equal partner with Mahatma Phule when he established the Satya Shodhak Samaj. Satya Shodhak Samaj stands for seeking truth. I myself was the convener of the first Satya Shodhak Mahila Parishad, which was organized in Maharashtra and held in Dhule. And I will tell you that in that Parishad of Satya Shodhak Samaj, which was arranged for women,
500 grassroots men and women, not only women, but 500 men and women participated in that conference, and it was a big success. So in Maharashtra, even today, Satya Shodhak Samaj is a trendsetter, and it has shown many people a new way of life. An interesting incident is there that Satya Shodhak Samaj arranged marriages without the priest and without the conventional vows and going around the fire, which was done according to the religious rites of all times. What did the Satya Shodhak Samaj bride and the bridegroom say to each other while they were married? They just exchanged garlands and took their vows. And what did the bride say? This is very interesting. I would like to draw your attention to it. The bride would say, "We all know the experience of freedom and have become self-respecting. For that, will you give rights to women?" So she asks her would-be husband while they are being married that, "Will you give the rights to all women?" Shubha Mangalam Savadan. Take an oath, she says. And the groom answers, "I will fight to win these rights for all women without counting the cost." He makes a vow that he will stand for the rights of all women without counting the cost. And I honor all women as my sisters, but I love you only. And he says, "Shubha Mangalam Savadan." So bride says, "With brotherhood all around, I take you as my husband." This is the final vow, that brotherhood, let there be brotherhood all around, and I take you as my husband. I will never break my vow and always do my duty. This is said by the bride, the would-be wife of that man. And she says, "Let's keep aside all burdens. Let us struggle for the welfare of the people." So even while marrying, they pledge their devotion to the welfare of the people, according to Satya Shodhak Samaj. And holding your hand, she said, "I vow before all now that we will together work for the welfare of society." And then once again, they say Shubha Mangalam Savadan, and the marriage is solemnized. Another incident, so when Yeshwant was of marriageable age, his marriage was also arranged according to the Satya Shodhak Samaj rites. And Savitribai Phule herself took care of all the arrangements because Mahatma Phule was sick at the time. When the famine struck Pune and the adjoining villages, she used to bake 2,000 bhakris every day and distribute them to the hungry and to the needy. Now I come to that part where we see how Savitribai Phule expressed her thoughts in her poems. I will give you a few examples which you will find very interesting. Savitribai Phule faced all opposition and social ostracism along with her husband and shared his dream of granting women full human rights through education. She began to write at a very young age, but she was first published in 1854 when she was 23 years old. And she wrote about social issues like fighting caste and untouchability and the importance of education. I will quote from her poem. "The outcasts and the untouchables, hounded by ignorance, gods, religion, rites and rituals, drained by their indigence, no longing for happiness, assume misery to be their lot." So all those who are deprived think that misery is their destiny. But she writes, ignorance blindfolds them. They are blind, they are helpless, they are suffering because of ignorance. They fail to see their misery. In abject dependence, they live poorly. So even the poor, even those who are deprived should go in for education. And she says,
God is the reign of the Peshwas. The Peshwas had brought in a decadent period in Pune. And she says, Mother English is with us. The British has brought the English language with us and with them, and have brought enlightenment, science, rationality to our land. So, deep darkness of despair, the fear of heaven and hell is there. Thoughts of inferiority plague the mind. In such dark times, the times are very dark, but Mother English has arrived. Cast away the yoke of custom, throw away the yoke of custom, prime open the doors of tradition, give up all traditions, she says. Learn to read and write. Good times have come. Mother English has arrived. This is from a poem written by Savitribai Phule. The collection of these poems is called Kavya Phule, which reveals various facets of her personality. Her romantic and sensuous streak breaks through the silence of centuries and bondage of social customs and gives a glimpse of her bold love for her husband. Even in those days, she called her husband by his name. So this was the boldness of this woman. And she worshipped him so much. She says, I salute Jyotiba. She writes in her poem, I salute Jyotiba from the very depth of my being. He gives us the nectar of knowledge and hope, a new way of living. The great Jyoti calls out to the weak, the untouchable, the outcast, gives us the gift of knowledge. The Jyoti is giving us the gift of knowledge and resurrects us from our past. Now, both Savitribai Phule and Jyotiba Phule shared a relationship which was based on mutual respect. She was not the woman behind him, as it is generally said that every successful man has a woman behind him. She was an equal with him. She was shoulder to shoulder with him. And she was an equal, as I say again, a partner in all his endeavors. They had great respect for each other. There was an understanding between them. They worked as a team. They consulted each other and supported each other. Jyotiba respected her opinion. Generally, we see men all around us in patriarchal society. हाँ तुम्हें क्या समझता है? हाँ तुम्हें क्या समझता है? But Jyotiba respected Savitribai Phule as he respected all women. Mahadeo Waghole, who was their colleague at the time, writes about Savitribai Phule. And I quote this. How was Savitribai Phule? She was very generous and large-hearted. This is written about Savitribai Phule, that she was very generous, she was very large-hearted, always ready to extend a helping hand to the poor and needy. She used to feed the hungry, clothe the poor, and offer shelter to the shelterless. Savitribai was committed to the cause of women's emancipation, and all the women who were educated and social reformers of the time used to visit her and used to come to take her advice on many things. Now, Savitribai Phule wrote 3 letters to Jyotiba Phule. It is very interesting. 5 of her lectures are recorded, but she must have given more lectures. But 5 of her letters have been put down in history. The first letter she wrote to Jyotiba was in 1856 in October, when Savitribai was sick and she had gone to visit her mother's place to recuperate from her illness. Her brother, her younger brother, spoke and said that, why do you teach the children of the Mahars and the monks? So she has written the account of what argument she gave to her brother in her letter to Jyotiba. She writes to Jyotiba, learning and knowledge are glorious.
One who acquires knowledge loses his lower status and achieves the higher one. My husband is a godlike man. I said to my brother, my husband is a godlike man and he is beyond comparison in the world. Nobody can equal him. He thinks the untouchables must learn and attain freedom. And so for this, they must be educated. I also teach for the same reason. I follow my husband's example and I teach for the same reason of humanity. So this was the first letter. In the second letter, she describes an incident which has taken place. What is this incident? When we are in the days of love jihad, see this revolutionary lady, what did she do? In a village, a Brahmin boy was in love with a Dalit girl. And the whole village were out to kill them. All the people had thronged around this couple and they were abusing them, they were beating them, they were pelting stones at them. Savitribai Phule stepped in the middle of this crowd. She stopped the crowd. She told the girl and the boy, please don't stay here. Go to Pune, stay at Phulewada, and my husband will help you in all ways. And so she writes a letter to Jyotiba in which she says, my intervention saved the couple, who gratefully fell at my feet and started crying. Somehow I consoled and pacified them. Now I'm sending both of them to you. What else to write? In the third letter, I'm giving an account of the letters that she wrote to Jyotiba, which is so interesting, which shows her as a woman who is so devoted to the cause and who wants to remove all inequalities, all the injustices which are prevalent in the world. In the third letter, written to Jyotiba in 1877, Savitribai writes about the famine, which had such a bad effect on the people because of scarcity of food, lack of fodder for cattle. People were leaving their villages, selling their children, and there was no water anywhere. In such a condition, she wrote how moneylenders were exploiting the poor and lending money at exorbitant interest. The collector had unjustly arrested 50 of the Satyashodhaks who worked for her and who worked for Mahatma Phule. So she confronted the collector. She got those Satyashodhak Samaj members free and she called upon the collector to give food for those famine afflicted. And so the collector gave 2 cartloads of food, grains for those who were caught by the famine. And she writes this account to her husband in a letter. Now as we see that she wrote 5 lectures, she gave 5 lectures which are on record, but she must have given more. She gave 5 sutras of living in her lectures. She gave 5 sutras of living in her lectures. First sutra was industry or work. Nobody should be idle. Everybody should work. Second was Vidyadan. Third was Sadacharan, good conduct. Fourth was prohibition, not to succumb to alcohol, not to get into any evil addictions. And number 5, not to take loans from the money lenders. So these were the 5 sutras which she gave in her speeches. Now, Jyotiba Phule died in 1890. And as we know, he wanted to be buried. He did not want to be cremated. He had asked Savitri that if he died, he should be buried. But the people objected to his burial in the compound of the house, and a cremation ceremony was being held. Again, people objected to Yashwant, who was not their real son, and
whose caste was not known, to lit the funeral pyre. Savitribai Phule snatched the torch from the hand of the priest, and there was no priest, of course, of the people, and she lit the funeral pyre of her husband. How many women today would dare to take such a step, defying all social norms and all social taboos? Now, she also called upon the barbers after Mahatma Phule's death. She continued her work. She was in charge of the Satyashodak Samaj. For 7 years, she did not sit crying. Though she was a widow, she was so full of courage that she stood and continued the good work which was started by her husband. And in one step, she called upon all barbers by herself, all alone, not to tonsure the widows' heads, not to shave off the heads of the widows. The barbers answered her call. 500 barbers went on one-day strike and took a vow not to shave the hair off the heads of widows. This was really, once again, a very big step that so many barbers answered her call. Savitribai Phule was a grassroots worker. When plague struck Pune, she called her son, who was a doctor. He was working in the army hospital in Nagar. She called him and she asked him to set up a hospital in Saswat. When one child was afflicted by plague and he was on the brink of death, she carried the child on her shoulders and she ran to the hospital. And in all this, she herself fell victim to plague and she died in 1897. So we see that Savitribai Phule was able to develop her own voice. She was working with her husband. She was engaged in all his good work, but she was independent in her thought and in her actions. And she was a woman who was not confined to domesticity or servitude. She took care of all the people who came to the house, to Phulewada at the time, but she would not be tied to domesticity alone. Her act of her self-confidence and independent spirit shocked the society of the time. Savitribai Phule is an epitome, is a symbol of a liberated woman who chose to walk tall in step with her husband, refusing to be a mere shadow, a woman much ahead of her times. Now, when we talk of Savitribai Phule, we have to take note of the things which are happening around her and of the many women who rose up to question the religious traditions and customs of the time. I will give you 3 examples. 1882 is a very important year. Even Mahatma Phule was alive at the time. At this time, Tarabai Shinde, who lived in Buldhana district of Vidarbha, her father was a Satyashodak man. He was a follower of Mahatma Phule and he educated his daughter Tarabai Shinde. But Tarabai Shinde was married and within 2 years of her marriage, her husband died. At this time, an incident took place. There was a case of Vijay Lakshmi. Vijay Lakshmi was a Brahmin widow and she lived in a small village near Surat. A policeman there knew that Vijay Lakshmi was pregnant and she was expecting a child, though she was a widow. So he kept his eye on her. After some months, a baby was found on a garbage heap. So the police caught Vijay Lakshmi.
She confessed that she had thrown the baby on the garbage heap, and she was sentenced by the court to life imprisonment. A big furor arose. There was lots of noise, publicity. People gathered signatures, and finally, her life imprisonment sentence was cancelled. This incident so infuriated Tarabai. She was so angry that she expressed all her feelings in a 52-page essay called Stree Purush Tulna. It is in Marathi, but it has been brilliantly translated in English by Rosalind Hanlon. And she calls this in English a comparison between men and women, which is a very strong attack on male power, social customs, on patriarchy, on the condition of the widows, and on all that women had to suffer in society. I'll give you a few very funny examples of what she says. She says that a man, an 80-year-old man, she writes in her essay, you'll find this very interesting. She writes, an 80-year-old man who is bald, whose hair has all fallen off, who has no teeth, and whose brows have become white, he is ready to marry even at his age to a young girl. And his relatives find a suitable bride for him. The old man finds a young girl, and the old man dies one day, and the young bride is left a widow. Once Tarabai Shinde writes in her essay, once the axe has fallen her out of the sky, an axe falls on her, and she accepts the burdens of widowhood. She praises her husband's qualities, even if it's good or bad, and puts up with torments from the rest of the household till the day of her death. This was the condition of the widows, which Tarabai Shinde has written in her essay. Then she also questions the double standards practiced by male-dominated society. And she says, is not a woman's life as dear to her as yours is to you? It's as if women are meant to be made something different. Women are something different. They are not human beings. They must worship you as Pati Parmeshwars, even though you gamble, even though you drink, even though you might go to prostitutes. She has to take care of you, to take care of the household, and also be docile and be a servant who will always obey your orders. So she calls upon society of the time to think of all this hypocrisy and all these patriarchal ways. I call upon all Women's Studies Department to prescribe this brilliant essay in their syllabuses. And Tarabai Shinde's voice was suppressed for many, many years. It is only recently that her work has come to the limelight, and she is recognized as a feminist. And Tarabai Shinde's essay, Stree Purush Tulna, is recognized as a feminist manifesto. Now, this was one in 1882. A second incident had taken place in 1884. Very interesting. Just now, the government has increased the age of marriage for girls to 21. Look at this case, which I'm going to narrate. This is a case of Rakhmabai. Rakhmabai was married to a man who was much older to her. She was 12 years old when she was married. She had not even attained puberty. Rakhmabai refused to go and live with her husband. She said, I will not go and live with him, this old man. Dadaji filed a case in the court asking to secure conjugal rights once again, that he wanted to live with his wife. The case was fought in court.
The judge said that we will punish you, we'll put in prison. Rakhmabai, you said you can do anything to me. I will not go to my husband. I was not asked for my consent to marry him, and so I will not be his wife. Then Rakhmabai refused to return to her husband, and she fought this case in court. And finally, the British had to make a law for the age of consent, which is a very revolutionary step which was undertaken by Rakhmabai. At this time, Rakhmabai wrote 2 letters in the Times of India. And she has written that women's condition is very bad in India. They have to follow the Dharma Shastras, which place a restriction on their life. And she has to always live in the shadow of her husband and be his slave. And in the second letter which she published in the Times of India in 1885, she has identified herself with Pandita Ramabai's Arya Mahila Samaj. Now, so this was Rakhmabai, this was Tarabai Shinde, and all this was happening when Savitribai Phule was doing her work, and Mahatma Phule himself congratulated Tarabai Shinde on writing such a bold essay, on taking such an independent stance of her own. Another incident was taking place now. In 1858, Pandita Ramabai was born. Pandita Ramabai was educated by her father, who was a Sanskrit scholar and a priest. The father was ostracized from society, thrown out of society, because he was trying to educate his wife. And so the family traveled from village to village, village to village. And the father recited the Puranas, the Bhagavad Gita, and earned a living. When they used to live in the forest at that time, Pandita Ramabai's father taught her Sanskrit, the Vedas, the Upanishads, and all the Dharma Shastras. In 1858, after the death of her parents, Pandita Ramabai comes to Calcutta, and she comes to the notice of the Brahmo Samajists of the time. Pandita Ramabai is made a part of the Brahmo Samaj. Here her younger brother dies and she is left alone. So she marries a Dalit man in Calcutta at that time. And at an age which was not the age of marriage for the Brahmin girls at the time. She was 24 at the time of her marriage. After 2 years, her husband died and she became a widow. Now, she had acquired the title Pandita because of her scholarship, because she gave lectures, because she spoke about the Vedas, the Upanishads, and the Dharma Shastras. And in 1882, see, once again, this date becomes important. 1882, she returned to Pune, which was her native place. When she returns to Pune, she takes upon herself the job to work for widows' rehabilitation. She establishes many institutions, and she becomes a devoted worker for women's cause. At this time, when she sees all the oppression of women and the inequalities which are practiced at the time, Pandita Ramabai was a close friend of Savitribai Phule. She begins to question Hindu religion. And when she visits England to collect funds for her institutions, she converts to Christianity. Pandita Ramabai becomes a Christian with her daughter. This move of Pandita Ramabai was condemned even by the social reformers of the time, except for Mahatma Phule, who praised her independence of mind and who said that she has the courage to obey
her own impulses and her own beliefs. And if she does not believe in a religion, she has the right to give up her religion. At this time, Pandita Ramabai visits America. She writes very important books on the condition of women. She has written a book called High Caste Hindu Woman, and she has also written other books, and in which she has described the condition of women. She opens vocational training courses for widows, for girls. She starts at Khedgaon, she builds shelters, she gives training, she teaches women to become self-sufficient, to become independent. And in this way, she works for reformation of women and she works for the emancipation of women. So these three examples which happened in 1882 and near about 1882, that is Rakhmabai's case, then Tarabai Shinde's Stree Purush Tulna, and Pandita Ramabai's work for women. These are great milestones in women's history. I myself have worked as a major project on the social reform movement and the nationalist movement in the context of Indian feminisms. So I have been trying to search for the roots of feminism in all this. In Tarabai Shinde, in Savitribai Phule, in Mahatma Phule, in Dr. Babasaheb Ambedkar, in Shahu Maharaj, and in Mahatma Gandhi. And I feel that today my work has helped me to understand the women's cause. And I wish that your department also, the chair that has been established, will do flourishing work and take in the historical, the sociological, the cultural perspectives and widen the base of the Savitribai Phule chair. Thank you very much for listening to me. I think I have overstepped the time, but then, yeah, it's a very interesting subject and to which I'm devoted. Thank you so much, Asha Shukla ma'am. Thank you all for the patience. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब निबंध प्रतियोगिता हुई थी हमारे यहाँ, राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता थी, उसमें बहुत सारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। उसमें आज पुरस्कार के ये जो उनको दिया जाएगा, प्रमाण पत्र की घोषणा आज यहीं पर की जाएगी आदरणीय प्रभारी कुलपति महोदय के सानिध्य में, और मैम प्रोफेसर शोभा सिंधे मैम के सानिध्य में इसकी घोषणा की जाएगी। तो टेक्निकल टीम के जीसान जी कृपया प्रेजेंटेशन के लिए मुझे अलाउ करें। Yes, sir. नो मैम, जीसान से बात। Okay. जीसान, टीम से रिक्वेस्ट है कि कृपया स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन हो। डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर मनोज जी, स्क्रीन शेयर हो रही है?
डॉक्टर मनोज। जी मैम। आदरणीय सर से अनुरोध है। जी धन्यवाद डॉक्टर रामशंकर जी को। बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन अभी हमने आदरणीय डॉक्टर शोभा शिंदे जी का सुना। मैं हमारी माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर शोभा शिंदे जी और हमारे डॉक्टर अंबेडकर चेयर के पीठ के आचार्य बाबू जगजीवन राम पीठ के आचार्य और हमारे सभी सम्मानित संकाय सदस्यों, संकाय अध्यक्षों और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों को मैं विश्वविद्यालय परिवार की एक बहुत ही सार्थक पहल से अवगत कराना चाहूंगा, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले पीठ एवं महिला अध्ययन विभाग द्वारा सावित्रीबाई फुले उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बीच एक गतिविधि रही, जिसमें हमारे विद्यार्थियों ने और बाहर के विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास था इस निबंध प्रतियोगिता का, जिसमें उन्होंने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर पर निबंध लिखे। और इस प्रतियोगिता को अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और उसके लिए निश्चित रूप से जब इतनी उच्च स्तर की राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता होती है तो मूल्यांकन करने में भी कठिनाई आती है, बड़ा कठिन हो जाता है प्रथम द्वितीय तृतीय को चुनना, क्योंकि सभी बहुत उत्कृष्ट थे। पर फिर भी चूंकि हमने एक प्रतियोगिता रखी थी और राष्ट्रीय स्तर पर हमने रखी थी, और बताते हुए आपको बड़ा हर्ष हो रहा है कि सावित्रीबाई फुले उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार, ये बहुत ही उनके लिए एक आगे के अचीवमेंट के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए बहुत हमने ये विद्यार्थी पुरस्कार विश्वविद्यालय की ओर से दिया है। उसमें जो परिणाम है उसकी घोषणा करते मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बधाई भी देना चाहूंगा इन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने इस राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। और निश्चित रूप से मैं फिर ये दोहराऊंगा कि जो पुरस्कार हैं वो निश्चित रूप से हमने प्रथम द्वितीय तृतीय रूप के दे रहे हैं, लेकिन सभी प्रतिभागी पुरस्कार के प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, काफी अच्छे निबंध हैं और हम अपेक्षा करेंगे इन सभी का कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत यहाँ पर वो मार्गदर्शन करेंगे। तो परिणाम के रूप में जो तृतीय स्थान पर हैं विनी जोशी, हर्षल वसंतराव गोरे, मैं उनको बधाई देता हूं। तृतीय स्थान पर आए हैं विनी जोशी और हर्षल वसंतराव गोरे, आपको बहुत बहुत बधाई। द्वितीय स्थान पर हैं आकांक्षा कुरील और मोहित कुमार। द्वितीय स्थान पर आकांक्षा कुरील और मोहित कुमार, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इस राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का जो एक नवाचारी निबंध प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय स्तर की है और इसमें सावित्रीबाई फुले पीठ और महिला अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो आयोजित किया था प्रतियोगिता,
उसके सावित्रीबाई फुले उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार सरताज सिंह को जाता है। मैं आप सभी से चाहूंगा कि हमारे सभी शिक्षक हैं, हमारे सभी जो साथी हैं, वो सरताज सिंह को बधाई देंगे, क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता के मूल्यांकन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्हें सावित्रीबाई फुले उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार के प्रथम स्थान से सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत बधाइयां आप सबको। अब मैं आज के हमारा जो कार्यक्रम रहा, निश्चित रूप से बहुत जो उद्बोधन दिया है हमको डॉक्टर शोभा शिंदे जी ने, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं महिला अध्ययन केंद्र की नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव से, और वो काफी करीबी से हमारे लिए जुड़ी हुई हैं। हमारे सभी गतिविधियों में उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। मैं सर्वप्रथम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी ने भी अपने उद्बोधन में इस बात को स्वीकारा है और प्रशंसा की है आदरणीय प्रोफेसर शोभा शिंदे जी को, कि वे वाकई बहुत ही उच्च कोटि की शोधकर्ता हैं, और उन्होंने जो अपना व्याख्यान दिया है वो बहुत ही गहराई से, और मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो एग्जाम्पल काशीबाई, रकमाबाई, पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, इन सब का उदाहरण देते हुए उन्होंने जिस गहराई से हमको आज अवगत कराया है सावित्रीबाई फुले के बारे में, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शी रहेगा। मैं प्रोफेसर शिंदे जी के द्वारा दिया गया जो सुझाव है उसको भी बहुत यहाँ पर मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ी अनुशंसा है कायदे से देखा जाए, क्योंकि अगर हम 8 मार्च का इंटरनेशनल वुमेन डे करते हैं तो वाकई हमारे वहाँ जो इंडियन वुमेन डे है वो सार्थक होता है आज 3 जनवरी को, क्योंकि वो केवल सावित्रीबाई फुले जो है वो इंडियन वुमेन्स डे, इंडियन वुमेन्स राइट डे, इंडियन फेमिनिज्म फाउंडेशन डे, इंडियन वुमेन्स एजुकेशन डे, ये इंडियन वुमेन सोशल इमांसिपेशन डे, ये सारों को मिला लें, महिला की एजुकेशन की शुरुआत करने वाली कभी उन्हीं का नाम जाएगा। तो हमारे वहाँ देखा जाए तो जैसा प्रोफेसर आशा शुक्ला जी ने बताया, और मैं आप सबको बताते हुए बड़ा गर्व और हर्ष महसूस करता हूँ कि भारतीय नारीवाद के ऊपर हमारा एक गहन शोध आधारित चिंतन जो प्रारंभ हुआ है और उसका हम कोर्स भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले ही वो इंडियन फेमिनिज्म का फाउंडेशन है, हमारे लिए फाउंडेशन स्टोन है, और वहीं से प्रारंभ होता है। तो अगर हम इतिहास लिखना चाहें तो आधुनिक भारत का नारीवाद का प्रारंभ हम सावित्रीबाई फुले से कर सकते हैं। और जैसा कि आदरणीय डॉक्टर शोभा शिंदे जी ने कहा है कि हमें अपना इतिहास पुनः लिखना है, और हमें देखना पड़ेगा निश्चित रूप से अगर हम इन डेज को सेलिब्रेट करते हैं तो किस प्रकार से हम उन्हें अपनी आदरांजलि दे सकते हैं। मैं रेफरेंस देख रहा था, मेरे पास करीब 48 मैंने रेफरेंस देखे जिनमें सावित्रीबाई फुले के बारे में मैंने पढ़ने का प्रयास किया है कुछ विगत वर्षों में। तो उसमें सावित्रीबाई फुले को युग स्त्री सावित्रीबाई फुले, कर्म योगिनी सावित्रीबाई फुले, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्य श्लोका सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, स्त्री महात्मा, इन सब नामों से अलग अलग लेखकों ने कहा है। युग स्त्री के रूप में विठल लांजेवर उनको देखना चाहते हैं, कर्म योगिनी के ऊपर किरण नागतोड़े देखना चाहती हैं, ज्ञान ज्योति के रूप में उन्हें उषा संवारे देख रही हैं, और पुण्य श्लोका के रूप में उन्हें गौरी पाटिल देख रही हैं। लेकिन इन सब में अगर देखता हूँ 48 में से तो अधिकांश चाहते हैं उनको क्रांति ज्योति के नाम से पुकारा जाना। क्रांति ज्योति के नाम से नागेश सुवेसे का देखें, सुधा पैठे का देखें, शिल्जा मोलक का देखें, ये सब चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले को हम क्रांति ज्योति के नाम से जानें। तो मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि आज हम बहुत अच्छी तरह से ये जब हम पहचान देते हैं हमारे विभूतियों को, तो हम भी सावित्रीबाई फुले को अब क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम से ही पहचाने, उनके नाम से ही उनको हम आदरांजलि अपने दें। तो ये दूसरा एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसा हो सकती है जो हम दे सके यहाँ पर इस अवसर पर। तीसरा मैं यह देख रहा था कि जब हम भारतीय नारीवाद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सावित्रीबाई फुले
को हम देखते हैं कि मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म के रूप में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। तो अगर हम मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म या हमारा जो उनकी रचयिता है भारतीय नारीवाद का, तो वहां पर हम सावित्रीबाई फुले को दे सकते हैं। Just to conclude, I thank Professor Shobha Shinde ji for an excellent discourse on Savitribai Phule, and she has taken a very deep study on Savitribai Phule to explore through very practical examples that she has taken from her own study on feminism in context of social emancipation and national movement, which gave very deeper, comprehensive, very intensive, in-depth analysis of the situation that was existing during those times and how Savitribai Phule fought for women's right throughout her struggle. And she is the first lady, rather, to come in front to reject the caste system. And more importantly, she was leading by examples. She was a role model for all of us. And as 5 sutras she described about Savitribai Phule, the Vidya Dan is very important. And because of that education excellence only, we are now having many women in very decision-making positions, and women empowerment is achieving the heights. So I thank you, Professor Shobha Shinde ji, for an excellent discourse today. And I thank Professor Shailenmani Tripathi also for giving the excellent introductory and welcome address, and also our conveners and moderators, and congratulate all the winners of the national level essay competition. Thank you very much. Thank you one and all. बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद सर। अब मैं बड़े ही आदर के साथ प्रोफेसर देवाशीष देवनाथ सर को आमंत्रित करता हूं कि सावित्रीबाई फुले कार्यक्रम में प्रतिभागी तथा आदरणीय मैम का और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद कर अनुग्रहित करें। नमस्कार डॉक्टर रामशंकर जी, मैं बहुत सौभाग्य अनुभव कर रहा हूँ। आज एक विशेष दिन 3 जनवरी, और शुरुआत में सावित्रीबाई फुले का नमन, और आज की जो हमारी जो विषय है, मतलब सावित्रीबाई फुले महिषी नारी, उनका जन्म दिवस है। और अभी देखा जाए इतिहास में 1860 साल की पहले महान महान व्यक्ति जन्म लिया, रविंद्रनाथ टैगोर से शुरू करके बाबा साहेब अम्बेडकर, विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत लोग जन्म लिया। लेकिन आज जो नारी के ऊपर हम लोग ये व्याख्यान आयोजन किया, इनका जन्म 1831 साल में हुआ था। उस साल में, उसी टाइम भारत के इतिहास देखा जाए जो बहुत अंधकारचन्न था, और एक नारी 9 साल में जाकर विवाह बंधन हुआ था एक महात्मा व्यक्ति के साथ। और इस व्यक्ति के पर अभी नया से हम बोलने का कुछ नहीं रखा, तब भी बोल रहा हूँ, ये एक इंडियन फेमिनिज्म की जन्मदाता, उस पे ग्राउंड ट्रूथिंग की करने के लिए वेस्टर्न फेमिनिज्म से कंप्लीटली अलग है। जनता के साथ मिलके जो महिला सबसे पीछे पड़ा है शिक्षा के क्षेत्रों में, और जो अछूत है, जो वंचित है, ऐसे किसान लोग, और जो हमारे दलित से नहीं बोला जाता है, उसी लोगों के लिए अंदर में पर्टिकुलरली भारत की पहला बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थी, किसान स्कूल की संस्थापक थी, और महिला महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ सामाजिक सुधार में व्यक्त गया। इसका व्याख्यान में आज पहले शुरुआत में हमारे उद्घाटन में आशीर्वचन दिया हमारी महामन्ना कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला, वो हमको बहुत प्रेरणामूलक दिया, भाषण दिया। और
स्वागत भाषण में उनको मैं बहुत मतलब आभार प्रकाश कर रहा हूँ। और उसके बाद स्वागत भाषण में बाबू जगजीवन राम आचार्य जो डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी स्वागत भाषण दिया, जो भी बड़ा इम्प्रेसिव था, और उनको भी हम धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो मुख्य वक्ता रूपे उपस्थित थी, जो भाषण दिया, जो नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव का पूर्व अध्यक्ष महिला अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर शोभा शिंदे जी, मैडम आपको मैं कैसे बधाई दूं, मेरे पास कोई भाषा नहीं है, क्योंकि आपने एक थीसिस दे दिया और इतनी लूसिडली विविडली वर्णना किया, जे आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू बी प्रेजेंट टू यू फॉर बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर एंड लर्न सेवरल थिंग्स। एंड ऐसे व्याख्यान को हमारी जो यहाँ जो उद्योक्ता है डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर रामशंकर जी को इसको रिकॉर्ड करके पब्लिश किया जाए, एक विशेष व्याख्यान, तो हम बहुत खुश होंगे। और मैडम को साथ हमारा इंटरेक्शन पहले हुआ था और आज भी बहुत अच्छा लगा। हम आपकी आभार व्यक्त कर रहा हूँ और हमें आशा है भविष्य में और भी जानने की मौका मिलेगा। और इसी जगह प्रोफेसर हमारा सीनियर प्रोफेसर दीपक कुमार वर्मा जी जैसे भाषण रखा, उसमें सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकाश कर रहा हूं, जो सर ने और भी क्लियरली बता दिया। जे विशेषकर प्रकाशन के रूप से हम भी देख रहे थे, सावित्रीबाई फुले जी प्रकाशित तो साहित्य तो बहुत है, और सर उसको बिंदु के ऊपर बहुत प्रकाश डाला। और मैं इसी अवसर में सावित्रीबाई फुले उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मान का जो आयोजन किया ना, सब उद्योक्ता को हमने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत लोग मेहनत किया और हमारे अंदर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनको बहुत अच्छी अवसर दिया, मौका दिया, जैसे उन लोग अपने जो प्रतिभा का दिखा पाए, और इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, काफी टाइम हमारे साथ बिताया और एक महिषी नारी का जन्म दिवस पालन किया। और सर्वश्रेष्ठ मैं विशेष रूप से 2 शोध अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता और अम्बेडकर पीठ की शोध अधिकारी है, सुबह से मैं देख रहा हूँ इसमें संचालन करने के लिए और इसको ठीक से करने के लिए अच्छा बहुत काम किया, और हमारी बहुत अच्छी सहकर्मी है। और एक है डॉक्टर रामशंकर जी, वो भी बहुत मेहनत करके आज के इसको सफल नमनित किया। इसके लिए मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये लिस्ट में बहुत बड़ा है, तब भी मेरा समय को मर्यादा देते संक्षिप्त रूप से यहाँ समापन करता हूँ। और हमें विचार है भारतीय जो फेमिनिज्म की, इंडियन फेमिनिज्म को विशेष रूप से जब चर्चा होंगे, ये सब हमारे जो मुख्य अतिथि वक्ता के शोभा शिंदे जी को हम बुलाएंगे, निमंत्रण करेंगे और भी ज्ञान अर्जन करेंगे। सबको नमस्कार करके मैं मेरा धन्यवाद। एक मिनट, मैं ये फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये सावित्रीबाई फुले है, ये पंडिता रमाबाई है, ये रमाबाई रांगड़े है, और ये ताराबाई शिंदे है। यस मैम। जी मैडम बोलिए। ये है ना सावित्रीबाई फुले, ये पंडिता रमाबाई, ये ताराबाई शिंदे जी, और ये रमाबाई रानड़े। जी मैडम। तो मैंने ऐसे ही दिखाया कि सब पहचान सके कि कौन कौन है। जी मैडम, जी मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर देवाशीष देवनाथ सर,
अब धन्यवाद है सरताज सिंह का, जो इन्होंने अच्छा निबंध लिखा और अपनी प्रतिभा को दिखाया और प्रथम स्तर पर आए, जो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले को, इस निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य ही यही था कि हम सावित्रीबाई फुले को समझें, जानें और आत्मसात करने की कोशिश करें। बच्चे ने प्रयास किया और इसी पर आकांक्षा कुरील, मोहित कुमार, विनी जोशी, हर्षल बसंतराव, सभी को प्रमाण पत्र ईमेल से और उनको हार्ड कॉपी में उनके पते पर प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। सभी को जुड़ने के लिए और बार बार बधाई, बहुत बहुत बधाई, सादर धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर डी.के. वर्मा सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर इंचार्ज से अनुमति चाहता हूं कार्यक्रम समापन करने की। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर और बढ़िया कार्यक्रम आज हुआ है और निश्चित रूप से प्रोफेसर शोभा शिंदे जी का हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और साथ ही उन्होंने अपना जो शोध आधारित उन्होंने लेख किया है जिसमें उनके सबके फोटो भी दिखाए उन्होंने, उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करता हूं मैं। और एक बहुत हम आभारी हमारी माननीय कुलपति महोदया जी के हैं, आशा शुक्ला जी के, क्योंकि उनके कारण और उनके मार्गदर्शन में हम इतने अच्छे कार्यक्रम यहाँ कर पा रहे हैं। अन्यथा ये संभव नहीं हो पाता है कि हम इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ कर लें। उनका मार्गदर्शन ही था कि हमने एक राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता कराई, जिसके आज हमारे बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। आज का इस सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का। हम कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।